प्रबंध निदेशक श्री नवनीत जी। नवनीत जी यहाँ जो कोचिंग सेंटर है हमीरपुर का चाणक्य के नाम से काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि जो पिछला 1 वर्ष का कार्यकाल है वो काफ़ी चुनौतियाँ भरा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियाँ रहीं। तो हम विस्तार से बातचीत करेंगे क्या क्या इसमें समस्या आई या आगे की योजना क्या है। नवनीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है धन्यवाद टीवी के न्यूज रूम में। थैंक यू सर। नवनीत जी, पीछे लगभग 1 वर्ष से कोरोना संक्रमण के चलते पूरा देश जो एक तरह से थम के रह गया था जी। तो इस तरह जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या कमियां रही, क्या जो मेन प्रॉब्लम क्या रही इसमें? देखिए बासु जी, ऐसा था कि आपको पता ही है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन का सेक्टर है, ये 1 to 1 बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बच्चों में अचानक, क्योंकि ये जो कैलामिटी आई अचानक से कोविड का आना, ना तो पूरी दुनिया ही रादर इसके लिए तैयार नहीं थी कि अगर इस तरीके का कोई डिजास्टर आता है तो उससे कैसे निपटा जाए। तो तैयारियों की भी कमी थी, रादर इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि इट विल हैपन। तो तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए कि क्या तैयारी की जाए, तो जैसे लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के लिए इनिशियली एक 1 मंथ का पीरियड पहले किया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे किया तो उस टाइम पे तैयारी के लिए हमें एक तरीके का वक्त था कि हम तैयारी कैसे करते। लेकिन क्योंकि देश बड़ा है, इतने बड़े देश में तैयारी करना इतना आसान भी नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हम लोग भी थोड़े ऑप्टिमिस्ट थे कि तैयारी हो जाएगी, एक अच्छा तैयारी को और कंक्लूजन निकल के आएगा कि किस तरीके से हमें डील करना है। लेकिन इसमें हमने देखा कि टाइम टू टाइम जैसे एजुकेशन को बहुत लास्ट फेज के ऊपर लिया गया। ऑब्वियस सी बात है, पहले हेल्थ केयर ही है, इस केस में तो हेल्थ केयर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होना था। लेकिन धीरे धीरे जब हम बात आने लगी कि एजुकेशन के ऊपर क्या किया जाए, तो SOPs जो हमें जनरली दी जाती हैं हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से, तो वो जो है वो बहुत डिले हो गई एजुकेशन के लिए। इससे क्या हुआ कि जैसे बच्चों को लिए हमने तो अपने लेवल के ऊपर तैयारियां शुरू करी इसमें, जैसे कि बच्चों को ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर लेके आना। तो पहला चैलेंज तो ये था कि जो टीचर्स थे बहुत सारे टेक्निकल और टेक्नोक्रेट नहीं है, तो उस वजह से उनको जो डिजिटल सिस्टम है इसके साथ एडजस्टमेंट में दिक्कत आई। तो सबसे पहला तो ये रहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी ट्रेनिंग के ऊपर ही, क्योंकि टीचर को पहले ट्रेनिंग नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है डिजिटल सिस्टम इक्विपमेंट्स हम देते भी रहें तब भी वो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो और थोड़ा मुश्किल ये भी पड़ा उसमें कि लॉकडाउन अचानक से हुआ, कोई इसके पीछे तैयारी नहीं थी, कोई बड़ी साउंड फिलॉसफी जिसको कह सकते हैं तो वो नहीं था, बिकॉज ये भी अचानक हुआ तो वो इसलिए हो भी नहीं सकता था। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ वहाँ पे कि जैसे ही तैयारी, बिकॉज लॉकडाउन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है घर से बाहर निकलना मुश्किल था। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए प्रबंध करने भी मुश्किल थे, मैनेज करना कैसे है, कैसे हम इक्विपमेंट्स लेके जाओ। मैं छोटा सा एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे हम सभी के पास नॉर्मली गैजेट्स थे तो क्या है, या तो फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स थे, या फिर हमारे पास जो है वो लैपटॉप्स थे, जो टीचर्स के पास भी ऑलमोस्ट थे सबके पास, या कुछ एक के पास नहीं भी थे। तो उस टाइम पे लॉकडाउन में लैपटॉप ले पाना भी इट वाज़न्ट इजी, बिकॉज बाहर निकल ही नहीं सकते थे, सब कुछ बंद था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से इक्विपमेंट्स का हम जो है वो मैनेज करें। सिमिलरली बिकॉज जो प्लेटफॉर्म हमने मैं अपनी बात करूं तो हम बहुत फास्टेस्ट थे शायद हिमाचल में भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाले लाइव क्लासेस के लिए। तो हमने जब तैयार किया इसके लिए, बिकॉज थोड़ा हमारा टेक्निकल साइड थोड़ा बेटर था, तो हमने इसको तैयार तो किया, लेकिन क्योंकि टीचर्स के पास इक्विपमेंट्स ही नहीं थे, तो वो जब इक्विपमेंट्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इस लाइव प्लेटफॉर्म को चलाना आसान नहीं था। इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत और आई कि लैपटॉप तो थे, बट बिकॉज जब लाइव क्लास लेना होता है तो हमारे प्लेटफॉर्म में एक डिजिटल पेन की जरूरत पड़ती है और राइटिंग पैड का। तो बिकॉज हमें पता ही नहीं था कि ये जो है अचानक टाइम आएगा, तो तैयारी तो लोगों को ना के बराबरी थी या नहीं थी, रादर मेंटली भी रेडी नहीं थे। इसमें जो मुख्य चुनौती क्या रही इस सारे दौर में? सबसे बड़ा तो देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं जैसे अभी डिस्कशन इस पहले पॉइंट के ऊपर कर ही रहा था कि हमारे पास इक्विपमेंट्स का अनअवेलेबल होना।
तो ये भी एक बड़ा मुश्किल था कि और बाहर भी नहीं जा सकते थे, तो इक्विपमेंट्स कहाँ से लाते हैं। फिर उसका समाधान क्या? फिर समाधान तो देखो, जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतने लगा, गवर्नमेंट ने थोड़े से कुछ नॉर्म रिलैक्स किए, ई कॉमर्स से चीजें जो है वो थोड़ी अवेलेबल कराना शुरू की। बिकॉज देखिए, बोलते ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां हमें था कि हमें अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अब बिकॉज आभास तो होना शुरू हो गया कि ये आमतौर पे 1 या 2 महीने नहीं होगा, ये ज्यादा चलेगा। तो उस केस में क्या था कि हमें तैयारी करनी थी, लाइव प्लेटफॉर्म हमारे पास थे। सो क्योंकि बच्चों को हम एजुकेशन से बहुत दूर नहीं रख सकते बड़ी देर के लिए, तो बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अगर क्लासरूम में नहीं आ पा रहे थे तो हमें कहीं ना कहीं उनको अपने साथ इंटरेक्शन के लिए तो लेके आना ही था। तो वहीं पे हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया कि चलो लाइव क्लासेस, एटलीस्ट कम से कम लाइव क्लासेस के थ्रू बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया जाए। बच्चों के साथ, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप के थ्रू भी बहुत सारे स्कूल्स या कोचिंग्स या बहुत सारे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी व्हाट्सएप के थ्रू या अदर मीडिया के थ्रू अपने बच्चों के साथ कनेक्शन में थी, लेकिन वो एक इफेक्टिव टूल नहीं था। लाइव क्लासेस फिर धीरे धीरे हमने जब इसके ऊपर हमने लॉन्च किया, तो उसके पीछे कई लोगों ने फिर लर्निंग किया। तो लर्निंग के बाद दे केम टू नो कि ये भी किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो ई कॉमर्स से थोड़ा सा हमें फायदा हुआ कि हम वो डिजिटल पेन, पैड एटसेट्रा, या जिनके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं थे, तो वो भी अवेलेबल हो गए। इस सारे दौर में क्या समझते हैं, जैसे एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों कितना नुकसान उठाना पड़ा होगा इसमें? एजुकेशन तो मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट बहुत बहुत पीछे आ गया। हाँ, इसमें कुछ एक बेस्ट लर्निंग्स भी हुई, लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, तो एजुकेशन तो बहुत बैक लेवल पे है इस वक्त, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रायोरिटी हेल्थ केयर है, और ऑब्वियसली बात है नॉर्मली लोगों का साइकोलॉजिकल भी ट्रॉमा भी है कोविड का। तो लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि ये जो है वो कोविड है क्या, वायरस क्या है। इनिशियली आप देखेंगे बहुत सारी पिक्चर्स आई, बहुत सारे कोई चाइना से वीडियोस आते थे, लोग एक दूसरे का शेयर करते थे कि ऐसे कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वायरस हो गया। तो मतलब एक अलग ही तरीके की पिक्चर जो है लोगों के सामने थी, जो एक ट्रॉमा की तरह थी। लोग कहते थे, मैं नॉर्मली, क्योंकि हमने बायोलॉजी पढ़ी है अपनी स्टडीज के ड्यूरिंग, तो हमें तो पता था, लेकिन इतने कितने लोग थे जिनको बायोलॉजी के बारे में ज्ञान था। तो हमें पता था कि वायरस ऐसे नहीं फैलता है, ऐसी चीजें नहीं होंगी, बॉडी में ऐसी डिफॉर्मिटी नहीं आएगी, लेकिन हम सारी दुनिया को नहीं बता सकते। अब जो लोग पढ़े ही नहीं है या बहुत कम पढ़े लिखे हैं, जिनको साइंस के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, जो लोग रिसर्च में नहीं है, तो उन लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि वायरस कैसे स्प्रेड करता है। तो जैसे ही कम्युनिकेशन चैनल या गवर्नमेंट कोई किसी मीडियम से बताती है, तो उस हिसाब से ही लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो बताया जा रहा है वो सही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जैसे वीडियो शेयर लगे होने, तो लोगों को लगे कि ये ऐसे होगा, ये बहुत ही भयानक होगा, ये ऐसा मंजर बहुत भयानक होगा। धीरे धीरे जब 7, 8, 9, 10 महीने का अगर आप अभी टाइम देखें, तो इस टाइम पे अभी सब ऑलमोस्ट रिलैक्स्ड हैं कि नाउ दिस इज वी हैव टू लिव विद द वायरस। इस सारे ये जो दौर रहा, संक्रमण का दौर रहा, इसमें लगभग हर क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ा है। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र अपने स्तर पे उसकी भरपाई करने में लगा है। करेक्ट। तो ये जो छात्रों की शिक्षा का नुकसान हुआ, इसका आपका संस्थान कैसे भरपाई करने का क्या प्लान है? जी बिल्कुल, जैसे ही हमने अभी पीछे गवर्नमेंट के साथ भी बात किया, हमने एक एसोसिएशन बनाई और हम गवर्नमेंट के पास के हमने कैबिनेट के साथ अपनी मजबूरी को, अपनी प्रॉब्लम्स को रखा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो कैबिनेट ने भी एक हमें दे हैव पेड अटेंशन टुवर्ड्स अवर कंसर्न। तो हमने वो कंसर्न को लेके जब गए कि बच्चों को हम कम से कम हमारे लिए आप एसओपी जनरेट करें एक, तो गवर्नमेंट ने देन दे पास द ऑर्डर, कैबिनेट ने पास किया और देन जो है वो उन्होंने एक एसओपी हमें दिया जिसके अंदर हम ऑपरेट लगे करने। तो अभी तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए, हम एक अच्छा उसमें बिल्कुल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, एसओपी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें बच्चे आने शुरू हो गए। अब इस तरीके से टैकलिंग कैसे हो सकता है कि अभी हमें पता था कि जब इंस्टीट्यूट वाज अबाउट टू ओपन, तो हमने बच्चों के साथ पहले ही एक एस्टैब्लिशमेंट कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया कि आपको आना है और ऐसे ऐसे आना है। और उससे पहले ही हमारी सारी प्लानिंग हो गया कि इतने घंटे इस बैच को लगेंगे, इस क्लास को हम इतने आवर्स जो है वो टीचिंग के देंगे। टीचर्स वर ऑलरेडी प्लान्ड
क्योंकि ऑनलाइन भी हमने लाइव क्लासेस में बच्चों को अंगेज रखा था साथ में, और बहुत सारा मतलब बेटर हमने क्लासेस दिया है उस टाइम पे भी। तो बच्चों को हमने डिप्राइव नहीं होने दिया उतना जितना कि उनको नुकसान होना था, कि बिल्कुल ही जैसे कई बच्चों के साथ हुआ जो अदर ऑर्गेनाइजेशन में, या कई जो लोग लाइव क्लासेस को नहीं अडॉप्ट कर पाए, तो डेफिनेटली उन वाले बच्चों को तो बहुत नुकसान है। लेकिन हमारे लेवल के ऊपर थोड़ा हमने कवर किया, और अब जो है हमने बिकॉज हमने एक प्लान सिस्टम तैयार किया वहाँ पे, इतने से इतने टाइम पे ये किया जाएगा, उसके बाद उन बच्चों के डाउट्स हैं या समथिंग है ऑनलाइन भी हम टेकअप कर रहे हैं, साथ में बच्चों को जो है वो बिकॉज अब सिस्टम हमने ऐसे करा है कि टीचर रिलैक्स्ड नहीं है कि उसको थोड़ी देर के लिए ही क्लास में जाना है, वो 1 घंटा भी क्लास लगाएगा तो उस 1 घंटे में वो तकरीबन बहुत सारा जो है वो कवरेज सिलेबस का कर लेता है। तो बच्चे मतलब, और टेस्टिंग हमारी, क्योंकि हमने क्या करा, जैसे एक होता है एक नॉर्मल जब क्लासेस चलती थी तो टेस्टिंग क्या रहती थी, टेस्टिंग हमारी रहती है पेन पेपर बेस्ड जो नॉर्मल क्लासरूम में, हमने वो टाइम बचाने के लिए बट वी डिड इज, क्योंकि ऑनलाइन ही हम टेस्टिंग करते आए पिछले 8-9-10 महीने से, तो हमने वो सारी की सारी टेस्टिंग अभी ऑनलाइन ही रखी है, सो दैट कि टेस्टिंग ऑनलाइन रहेगी तो हम एटलीस्ट जो क्लासरूम चला है उसमें हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगे, हम आफ्टर द क्लासेस ऑफ द क्लासेस जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे हमें पढ़ाने के लिए और एक वक्त मिल रहा है। तो इस तरीके से कई ऐसे और मोर ओवर मल्टीमीडिया हम यूज कर रहे हैं जिससे सिलेबस फास्ट कवर हो जाता है, मोर ओवर स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। हमारी ऐप्स के ऊपर हम जो है वो नॉर्मली बच्चों के डाउट्स ले लेते हैं, तो टीचर जैसे मान लो इन द इवनिंग जब वो क्लासरूम से फ्री हो जाते हैं तो अपने उन बच्चों के डाउट्स को 1 by 1 टेकअप करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं ऑनलाइन। तो इस तरीके से थोड़ा कवर करने की कोशिश को तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो नुकसान हुआ है वो इतना आसान नहीं है अभी भी कवर कर पाना, इट विल टेक टाइम। कितना समय चलता है, कितने समय कवर हो जाएगा? देखिए अगर 10 महीने तकरीबन हमारे अभी निकल गए हैं ऐसे, मैं सभी को कॉमन कहूँगा, क्योंकि वैसे तो हमने अपना लाइव क्लासेस में हमने तो कवर कर लिया, लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिवर्सिटीज़ नहीं कर पाई हैं तो उनको ये 10 महीने का स्पैन जो है वो कहीं ना कहीं टाइम लॉस है। तो इसको अगर बहुत फास्ट भी कवर करेंगे तो एटलीस्ट 50% टाइम तो और एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा। अब देखो क्या कर सकते हैं कि ये तो थोड़े प्लानिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की इसके पीछे कि कैसे, या डिपार्टमेंट्स की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि किस तरीके से वो इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करेंगे। या तो वो जैसे अभी देख रहे हैं कि थोड़ा उसको भी डिले कर रहे हैं एग्जामिनेशंस को, तो चाहे बोर्ड एग्जाम हो तो भी डिले कर रहे हैं, तो इसमें भी ऐसा कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये तो बात हुई जैसे कोरोना संक्रमण का एक दौर रहा, लगभग 1 साल हो गया, इससे हर क्षेत्र में समस्या आई। अब हम दूसरे इसमें कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि आपका जो संस्थान है ये कितने वर्षों से कोचिंग में है? बासु सर, तकरीबन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट जब हुआ था तो 2001 में स्टार्ट हुआ था, तो अभी 20 साल तो हमारे पूरे हो गए हैं, अभी 21वें साल में हम एंटर कर गए हैं। तो इन 20 सालों में आपने कितने जो युवा हैं, कितने स्टूडेंट हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में? देखिए पहले तो जब स्टार्टिंग इस ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था तो उस टाइम पे तो मेजर फोकस था हमारा इंजीनियरिंग, मेडिकल, एनडीए, इवन मैनेजमेंट कोर्सेज, तो इन सभी को हम कवर करते थे। तो अभी तक मतलब तकरीबन हमारा जो है 1000 के आसपास जो है वो इंजीनियर्स हैं जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक एनआईटीज और आईआईटीज में एंटर किए हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। अपार्ट फ्रॉम दैट मेडिकल में हमारे जो एमबीबीएस, बीएमएस एटसेट्रा हैं, जो मेडिकल का फील्ड है जिसको कहते हैं, तो इसमें तकरीबन 400 से ऊपर जो है वी हैव गिवन टू द स्टेट और कंट्री। मेडिकल जो डिफेंस सर्विसेज में मोर देन 100 इंक्लूडिंग मतलब ऑफिसर्स एंड इंक्लूडिंग सम अदर एंट्रीज लाइक 88 एसएसआर एटसेट्रा, तो इनमें भी हमने एंट्री किया है। और मैनेजमेंट कैट वगैरह में भी हमारे बच्चे स्टार्टिंग में हुए थे, फिर धीरे धीरे हमने फोकस जो है हमारा कंप्लीट जो अभी हो गया है वो हमारा है 3 ही स्ट्रीम के ऊपर हमने रखा है, बिकॉज धीरे धीरे हम सुपर स्पेशलिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं कि क्योंकि टाइम भी सुपर स्पेशलिटी का ही है। हम जो है मेडिकल के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं और डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो अभी बाकी हम जो जितने वर्टिकल्स थे हमारे वो हमने फॉर द टाइमिंग उनको जो है वो स्टॉप किया है और हम इन 3 ही वर्टिकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें वी हैव डन वेरी गुड। इवन कोरोना काल में भी हमने अच्छा किया है। मैनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, अभी 2 हमारे बच्चे जो है आईआईटी में गए हैं,
IGMC में तकरीबन हमारे पास जो है मतलब 3-4 बच्चों ने कैन से एडमिशन मिला है लास्ट ईयर भी। तो बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में भी एंटर किए, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस हमारा इवन कोरोना के टाइम पे भी रहा। तो बोल सकते हैं कि वी आर डूइंग गुड, असर दिखता है इतने साल की वर्किंग का। जी, आपके पास बच्चे आते हैं जैसे +2 के बाद आते हैं, हाई क्लास है 9-10 के बाद आते हैं कोचिंग लेने के लिए, तो बच्चे क्या एम लेके आते हैं जो आपको लगा कि मेन उनका फोकस होता है कि हमें इस एरिया में जाना है, इस क्षेत्र में जाना है? हाँ जी, ये बस मतलब बस जी, मैं एक चीज़ बड़ा सिंपली, और जितने दर्शक हमारे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा अभी कि हमें सबसे पहले तो ज़रूरत है यहाँ पे एक सुपर गाइडेंस की। बहुत सारे लोग जब आते हैं, हमने एक स्पेशल चीज़ रखी है, एक पहले भी हम इंटरव्यू में बात किए थे कि एक स्पेशल चीज़ है हमारा लेवल टेस्टिंग, जो हम अपने इंस्टीट्यूट में करते हैं। लेवल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हर कोई आता है, फॉर एग्जांपल आप अपने बच्चे को लेके आते हैं, तो आपके माइंड में ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है कि मैंने बच्चे को इंजीनियरिंग में लेके जाना है, या डिफेंस फोर्सेस में लेके जाना है, या फिर जो है वो हम मेडिकल में बच्चे को भेजेंगे। ये 3 मेजर फोकस है जो लोग नॉर्मली लोगों की या मैक्सिमम पॉपुलेशन या लोगों के होते हैं। हमारे पास तो नॉर्मली वो वाले बच्चे 9th क्लास में एंट्री कर जाते हैं जो जिनका ये टारगेट होता है, और अच्छे पेरेंट्स जो अवेयर हैं वो नॉर्मली इसी फोकस के साथ आते हैं। फिर भी हमने देखा है कि सब बच्चे जो उनका एप्टीट्यूड है उस हिसाब से नहीं होता, तो हमने क्या किया है कि हर एक क्लास के लिए एक लेवल टेस्ट डेवलप किया है कि जैसे बच्चा मान लो 8th से 9th क्लास में हमारे पास आना चाहता है, तो उस के हिसाब से क्या 9th के हिसाब से बच्चे का लेवल तैयार है या नहीं, और साथ में दैट इज बीइंग अकॉर्डेड बाय और प्रोसीडेड बाय द इंटरव्यू। तो वो एक इंटरव्यू भी हम लेवल टेस्टिंग के बाद करते हैं बच्चे का। इससे हमें एक पता लगता है कि बच्चे का लेवल है कितना अभी, क्योंकि कारण क्या होता है बच्चे का ना सिलेक्ट होने का या किसी सर्विसेज में ना जाने का। तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने देखा है अभी तक वो यही है कि बच्चे का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं हो पाता, बिकॉज जितने भी चाहे बच्चा, बिकॉज नर्सरी में एंटर कर गया, नर्सरी में किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, वो 1st to 5th आ गया किसी स्कूल में, देन 6th ऑनवर्ड्स पढ़ रहा है किसी स्कूल में, तो बहुत सारे स्कूल्स में ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है जो लेवल टेस्टिंग और इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ। और मैंने कई एक और एनालिसिस बना रहा था कि मैं मैक्सिमम बच्चों को जब पूछता हूँ कि हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय समबडी बिफोर दिस, तो मैक्सिमम टाइम दिस वाज द नो वाज द आंसर, कि नहीं, इससे पहले आज तक कभी हमारा इंटरव्यू कभी हुआ ही नहीं, दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू वी आर फेसिंग। सो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे को लेवल टेस्टिंग के अंडर हम जब पास करते हैं तो वहाँ से कई चीजें निकल के सामने आती हैं बच्चे की, जो बहुत स्पेशल हैं, कि किस बच्चे को हम गाइड करें कि बच्चा कहाँ जा सकता है, और पेरेंट्स को भी हम देन गाइड करें कि बच्चे को इस स्ट्रीम में आप डालिए। बच्चे की साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करना बड़ा जरूरी है, बिकॉज वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तभी हम एक एजुकेशन के सिस्टम को एक अलग मोड में लेके जा सकते हैं। मतलब इंटरव्यू में आप एक तय कर लेते हैं या मतलब एक रीड कर लेते हैं बच्चे को कि किस फील्ड में जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लियर है। मतलब क्योंकि इंटरव्यू देखो, पहली तो चीज़ है कि लेवल टेस्ट, जैसे मैंने कहा, उससे हमें बहुत कुछ पता लग जाता है कि बच्चा साइंस में कैसा है, बच्चा मैथ्स में कैसा है, या अदर सब्जेक्ट्स में कैसा है। तो बाकी इंटरव्यू क्यों रखा जाता है, उसके पीछे वजह है कि कई बार बच्चा बहुत बेटर परफॉर्म नहीं भी कर पाया लेवल टेस्ट में, तो ये देख पाना कि मान लेते हैं उसका स्किल लेवल उतना नहीं है, लेकिन बच्चा जा कौन सी फील्ड में जा सकता है, उसके चांसेस क्या हैं, उसका जो झुकाव है या इंक्लिनेशन जिसको कहते हैं वो किस फील्ड में है, तो इससे एक बेहतर जो है वो हम आइडिया लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली देन बच्चों को और पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि अगर वो, जैसे मैंने कहा ना, एक बंदा बंदाया सा वो टारगेट लेके आते हैं कि इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, डिफेंस फोर्सेस हो गया, IAS हो गया, ये करेंगे, मैं बच्चे को ये कराना चाहता हूँ, तो जरूरी नहीं होता कि वो वैसा जो है वो उस लेवल पे कर पाएंगे। तो इन दैट केस मैक्सिमम देखने में आता है कि जैसे कोई बच्चे आते हैं, कुछ उनका रहता है बुक्स में IAS बनूंगा, HS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, या सेना किसी कुछ पद पे जाऊंगा, राइट। तो इसके अलावा और क्या देखते हैं आप, क्या क्षेत्र है जहाँ बच्चे? देखिए बासु जी, मैं तो सिंपली एक चीज़ों को बोलूँगा, बिकॉज हम लोग रिसर्च में हैं और बहुत सारे, और मैं स्पेशल एजुकेटर भी हूँ,
तो बच्चों के माइंड को रीड करना और उनकी इंटरेस्ट को रीड करना, देर आफ्टर उनको गाइड करना, ये एक प्राइम मोटिव होना चाहिए हमारा। कोई भी सर्विसेज में जाना, कोई भी सर्विसेज बुरी नहीं है, चाहे वो आईएएस में जाना चाहे डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, सोशल साइंस में जाना चाहे, टीचिंग में जाना चाहे, देयर इज नथिंग बैड डूइंग समथिंग। पर्सनली जो मुझे रिसर्च में भी सामने आया और जो मुझे लगता है, इसमें मेरा पर्सनल व्यू है कि आप जो भी करो आप बेहतरीन करो पहले तो, और आपका स्किल का लेवल इतना बढ़िया होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कि एटलीस्ट जो बेनिफिशियरी आपके पास आते हैं, मीन्स जो आपके क्लाइंट्स हैं, क्लाइंटेल है, वो दे मस्ट बी बेनिफिटेड, उन लोगों को आपके पास आके बेनिफिट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग आप कोई भी काम करना शुरू करें और जब कोई भी आपके पास आता है उस सर्विसेज को लेने के लिए तो उसको मजा ना आए और उसको फायदा ना हो। तो कोई भी काम करो बेहतर करो। और इन सभी चीज़ों में जो मुझे लगता है, जो मैंने एनालिसिस भी बनाए और मैंने देखा इवन अपनी ड्यूरिंग द स्टडीज या रिसर्च के ड्यूरिंग में भी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के अंदर या लोगों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलप होना, पहला तो चीज। दूसरा, साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है टुवर्ड्स एनी सब्जेक्ट। ये बहुत बारीक बात मैं कह रहा हूँ, तो दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि इस चीज को स्प्रेड करें कि कोई भी सब्जेक्ट हो। हम क्या सोचते हैं कि जैसे आर्ट्स हम ले लेते हैं या बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं तो हम बच्चों को नॉर्मली क्या कहते हैं कि ये साइंस नहीं है, और यहीं से हम क्या एक हेट्रेड डेवलप करते हैं या बच्चों को कहें कि हम इनर्ट हो जाते हैं, बच्चे उदासीन हो जाते हैं टुवर्ड्स द साइंस। और जो एक कॉमर्स का या आर्ट्स का बच्चा है वो साइंस पढ़ना नहीं चाहता और वो उसके बारे में सुनना भी नहीं चाहता, जो एक गलत एटीट्यूड है। मींस साइंटिफिक एटीट्यूड को गलत कर दिया हमने। हो सकता है कि उसका एप्टीट्यूड ना हो बच्चे का, ऐसा पॉसिबल है, साइंटिफिक ना हो, साइंस के प्रति उसका एप्टीट्यूड नहीं है, मैं तो कहूँगा, लेकिन आर्ट्स के प्रति अच्छा है और कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एटीट्यूड जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे हम कॉमर्स में अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, अकाउंट इज आल्सो साइंस। जो साइंटिफिकली अकाउंट्स को प्रेजेंट करना जानता है, मैनेज करना जानता है, वो एक कंपनी के प्रोग्राम्स को और फाइनेंस को बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो मेरा जो मानना है कि साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो दैट शुड बी द प्राइम मोटो ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में जब तक साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, बच्चे को डेवलप नहीं हो रहा है, तो दैट इज नॉट एजुकेशन एट ऑल। वो एजुकेशन है ही नहीं। वो सिर्फ वो फिर क्या बोल रही है, वो एक क्लरिकल या क्लर्क के लिए, क्लर्क बनने के लिए या हमें कागज लिखने के लिए आदमी बना रही है, हमें ये नहीं बना रही है कि हम रिसर्च क्या करेंगे। इवन हम पॉलिटिकल साइंस देखते हैं, हम जियोग्राफी देखते हैं, हम जियोलॉजी देखते हैं, दे आर ऑल सब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द आर्ट सेट, बट दे आर ऑल साइंटिफिक। तो अगर साइंटिफिक एटीट्यूड ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे कैसे? अब कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चे से, यू डू व्हाट डू यू वांट टू बी? सर मैं पहले इंजीनियरिंग करूंगा फिर मैं देयर आफ्टर आईएएस करूंगा। तो मैं उनको करता हूँ फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? दैट्स वेरी गुड कि यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, लेकिन आप फिर इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो एंड आईएएस क्यों करना चाहते हो? तो एक देखो बाय द टाइमिंग कितना बड़ा फ्लॉ आया है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में कि इवन मोस्ट टेक्निकल पीपल हु आर वेरी गुड एट टेक्निकल साइड, दे जस्ट वांट टू ऑप्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन यही चीज एक आती है। मैं बीच में थोड़ा सा रोका इसी कि बिकॉज आईएएस एक बड़ी लुक्रेटिव सी जॉब लगती है कि बिकॉज डिस्ट्रिक्ट हेड है या कोई इस बड़ी पोस्ट के ऊपर आदमी बैठेगा आके और वो रूल चलाएगा। तो ये ह्यूमन नेचर है कि रूल चलाना सबको अच्छा लगता है, तो इसलिए शायद वो आईएएस की तरफ आना चाहते हैं। जबकि देखो हमने कहीं ना कहीं अगर क्यों, बिकॉज इसमें पैसा आपको अच्छा मिल रहा है, आपको सर्विसेज अच्छी हैं, आपको फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत सारे लोग आईएएस बनने की तरफ जो है वो अपना मोटिव बना लेते हैं। वर्कलोड भी काफी है, और लेकिन उनको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है। तो इस चीज ने एक चीज को जो है थोड़ा डिस्टर्ब किया है, दैट इज द बैलेंस। हमारा डिस्टर्ब हो गया बैलेंस पूरे का पूरा। और वो कैसे हुआ कि जो है बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट काइंड के जो लोग थे या जो रिसर्चर हैं, बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी में बहुत सारा काम कर रहे हैं, मेडिसिन में बहुत सारा काम कर रहे हैं, साइंस में बहुत सारा काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लगता है जैसे साइंटिस्ट लोग हैं कि अच्छा आईएएस की जॉब बहुत बढ़िया है, तो हमें उसके लिए ही अपने आप को
हो जाना चाहिए। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा इस चीज से भी मोल्ड करने की जरूरत है, वापिस हटने की जरूरत है, बिकॉज किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे आप यूएस ले लो, इजराइल ले लो, आप जापान ले लो, आप चाइना ले लो इवन, तो वहाँ बहुत सारे लोग साइंस में हैं, साइंटिफिक रिसर्च में हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया को भी और हमारे लोगों को, हमारे लीडरशिप को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने की जरूरत है, कि सिर्फ बात करने से कि हम साइंटिफिक साइंस को बड़ा प्रमोट करेंगे, रिसर्च को बड़ा प्रमोट करेंगे, एक्चुअली में कुछ स्टेप्स, सब्सटेंशियल स्टेप्स लेने की जरूरत है। कोई भी बड़ी आपदा है, कुछ भी है, उसमें साइंटिस्ट का एक बड़ा महत्व, साइंटिस्ट का ही, आप देखिए बासु जी, इस वक्त साइंटिस्ट के अलावा काम कौन कर रहा है? बड़े सीधी सी बात है, अगर साइंटिस्ट ना होंगे तो वैक्सीन नहीं बनेगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम आईएएस हैं, हम पुलिस में हैं, हम डिफेंस में हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है साइंटिस्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। साइंटिस्ट ही बेसिकली एक डॉक्टर्स के लिए इक्विपमेंट बना रहे हैं, उनके लिए वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। सिमिलरली साइंटिस्ट ही जो इंजीनियरिंग रिसर्च में है लोग, वही टूल्स बना रहे हैं, वही मशीन्स बना रहे हैं, वही मशीन गन बना रहे हैं। तो डिफेंस में भी रिसर्च है, तो डिफेंस वाले जितने लोग हैं सभी के लिए अल्टीमेटली तो हमें देखना पड़ेगा कि जो साइंटिस्ट लोग हैं, साइंटिस्ट की जो लॉबी है या साइंटिस्ट जो बनते हैं लोग, उस प्रोसेस को थोड़ा हमें कड़ा करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लाना पड़ेगा, तब देश की तरक्की मुझे लगता है पॉसिबल है। और दिस इज एजुकेशन। नंदी जी, इसमें एक है, जैसे अभी कोरोना संक्रमण का दौर लगभग आस्ता आस्ता सब कुछ खुल रहा है, अब क्लासेज शिक्षण संस्थान खुले, तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को कि इस सारे जो एक बड़ा क्रूशियल सा पीरियड रहा उस दौर से निकल रहे हैं, तो उनको क्या गाइडेंस रहेगी आपकी? मेरी तरफ से तो मैं कहूँगा बच्चों के लिए कि बेटा मेंटली टफ रहें, स्ट्रॉन्ग बनिए। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, आपदाएं आती जाती रहेंगी, मेंटल बैलेंस नहीं खोना है, ना तो बड़े लोगों को ना ही बच्चों को, किसी को भी नहीं। और एकजुट होकर काम करिए, रूल्स को फॉलो करिए। जो रूल्स बने हैं, चाहे हेल्थ के हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हों, रूल मस्ट बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीवन। व्हाटएवर द रूल हैज बीन फ्रेम्ड, दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। मतलब हर एक को, जब सारे लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, ये हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी कम आएंगी, ये जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, क्रिमिनल या क्राइम की प्रॉब्लम है, वो भी कम हो जाएंगी, सारे का सारा स्मूथ गोइंग होगा, बहुत तरक्की होगी। तो घबराने की जरूरत है नहीं, मुझे लगता नहीं है कि बड़ा घबराने की जरूरत है, क्योंकि घबराहट से कुछ होता नहीं है। तो जिंदगी में अगर बेहतर करना है तो बस रूल्स फॉलो करने हैं, साइंटिफिक एप्टीट्यूड और बहुत डेवलप करना है। एजुकेशन इज द ओनली की बाय विच वी कैन डू। सो हमारे एजुकेटर जितने भी हैं वो बहुत बेहतर करें और अपनी ड्यूटीज़ को बहुत मुस्तैद होकर करें, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम बातचीत कर रहे थे शहर के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान चाणक्य के प्रबंध निदेशक श्री नवदीप जी से। इन्होंने विस्तार से बताया सारा जो भी बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या गतिविधियां रहनी चाहिए, क्या उनका रोल रहता है, इस बारे में बताया। तो जो कोरोना संक्रमण का दौर था, ये हर क्षेत्र में इसने एक तरह से नुकसान पहुंचाया है। हम लोग भी कोरोना संक्रमण के दौर के बाद ये पहला जो साक्षात्कार था यहाँ पे, ये हमारे लिए थोड़ा यादगार भी रहेगी कि कोरोना संक्रमण के चलते सारी गतिविधियां ठप थी। हम भी जो समाचार के क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन स्टूडियो में जो लगभग वही था कि पूरी तरह से पाबंदियां थी, किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं था। तो एक पहला इंटरव्यू रहा, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।